जय हिंद साथियों। तो साथियों हम आपको सीटेट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे हिंदी की पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हम देखने वाले 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान या फिर संयुक्ताक्षरों की पहचान। तो किसकी कमी से हम पढ़ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों लिपि से परिचय। अगर हमें लिपि से परिचय ना होगा, हम लिपि को नहीं जानते होंगे, तो हम उसके अभाव में पढ़ नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 आज की क्लास का। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, सूत्र कंठस्थ कराते हैं या पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि होती है उसमें क्या होता है। तो साथियों इसमें पहले हम उदाहरण देकर समझाते हैं और उसके बाद उसके नियम को समझाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 आज की क्लास का हमारा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का आकलन करने में सर्वाधिक उपयोगी कौन सी विधि है। दत्त कार्य विधि, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, पोर्टफोलियो विधि या फिर घटनाव्रत। तो साथियों बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का अगर हमें आकलन करना हो तो हमें कौन सी विधि अपनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, पोर्टफोलियो विधि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो एक ऐसा संयोजन होता है सभी गतिविधि का, जिसमें बच्चे के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बच्चे का अधिगम स्तर क्या है, बच्चा क्या क्या चीजें जानता है, क्या क्या चीजें नहीं जानता है, उसकी अधिगम की कठिनाइयां जो आ रही है उसके अधिगम में, उन सभी का ब्यौरा इस पोर्टफोलियो में लिखा हुआ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आज की क्लास का हमारा। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है। अगर कोई शिक्षक इस वाक्य पर चर्चा करा रहा है कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, तो उसको चर्चा कराने का उद्देश्य क्या है। बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, या फिर बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति में पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आज की क्लास का। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने, कोई भी वीडियो को बीच में स्किप न करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब कौन सी शिक्षण विधि ऐसी है जिसमें हम कोई लक्ष्य भाषा सिखा रहे हैं तो हम मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रत्यक्ष विधि में, अप्रत्यक्ष विधि में, व्याकरण विधि में या फिर अनुवाद विधि में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आज की क्लास का हमारा। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, या भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। साथियों भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें क्या होता है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा। जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं कि ऐसे ही कहानियां पढ़ेंगे, या वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं, या वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, या उनका नैतिक विकास अनिवार्यतः होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों कि वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 आज की क्लास का हमारा। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है। अगर किसी को आदर्श हिंदी शिक्षक बनना है तो उसके लिए आवश्यक चीज क्या है। व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना, या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। एक आदर्श हिंदी शिक्षक को यह सभी ज्ञान होना जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 आज की क्लास का हमारा। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्रतिलिपि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है आज की क्लास का हमारा। किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे।
आत्मकथा को, एकांकी को, जीवनी को या फिर यात्रा वृत्तांत को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, एकांकी को पढ़ाते समय। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 आज की क्लास का हमारा, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, या बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। अगर हम लिखित कार्य की जांच करें तो हम कुछ कॉपी दूसरे बच्चों को दे देते हैं कि आइए इन बच्चों को मैं गलती छांटिए। तो इससे क्या होगा? इससे बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलेगा और उसको अवलोकन क्षमता का भी विकास होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 आज की क्लास का, ब्लूप्रिंट निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो ब्लूप्रिंट निर्माण का सर्वाधिक उद्देश्य क्या है? प्रश्न पत्र तैयार करने से पूर्व तैयारी करना, बच्चों की क्षमता के अनुसार प्रश्न खोजना, प्रश्नों के अंकों का विभाजन करना, या प्रत्येक बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे की योग्यता के अनुसार प्रश्न पत्र का खाका तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 आज की क्लास का हमारा, परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक है, समय की बर्बादी है, पढ़ने लिखने में सहायक है, या अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है? साथियों परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 आज की क्लास का हमारा, किसी भाषा को कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, सभी बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, या सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, हमें वो ऑप्शन बताना जो इसके लिए नहीं है, उचित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 आज की क्लास का हमारा, मौन पठन में मुख्यतः क्या होता है? शब्द भंडार विकसित किया जाता है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, या तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मौन पठन में मुख्यतः गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 आज की क्लास का हमारा, भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह, प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, या फिर प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि कौन सा है? सुनना और बोलना और लिखना, पढ़ना, बोलना, पढ़ना और लिखना, या सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना और बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 आज की क्लास का, कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब कविता शिक्षण क्यों कराया जाता है? शब्द भंडार वृद्धि के लिए, भावों की अनुभूति के लिए, तुकबंदी का ज्ञान, या फिर रोमांच की अनुभूति के लिए? तो साथियों सब कविता शिक्षण जो कराया जाता है ये कराया जाता है भावों की अनुभूति के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है हमारी क्लास का, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों का सुंदर रूप से लिखना, पढ़े गए नाटक का मंचन, या फिर पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़े गए नाटक का मंचन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 आज की क्लास का हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है? भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि, या फिर आगमन विधि? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा साथियों आगमन विधि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है हमारा, निबंधात्मक परीक्षाएं सहायक है। अब निबंधात्मक परीक्षाएं किसमें सहायक होती हैं? बच्चों के विचारों एवं उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता के आकलन में, बच्चों की लेखन कुशलता के आकलन में, बच्चों की लेखन गति के आकलन में, बच्चों द्वारा विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रकट करने की योग्यता के आकलन में। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? निबंधात्मक परीक्षाएं जो होती हैं बच्चों के विचारों एवं उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता के आकलन में सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अभी जो नेट की परीक्षा हुई है छोटे बच्चों की, प्राथमिक के बच्चों की, वो आपकी MCQ परीक्षा हुई है।
OMR सीट आई है उनको भरने के लिए, और वन लाइनर परीक्षा हुई है, एक शब्द में उत्तर देने की परीक्षा हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निबंधात्मक परीक्षा तो अभी खत्म ही की जा रही है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर होगा कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 आज की क्लास का हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना, या सृजनात्मक लेखन द्वारा निजी शैली का विकास करना। तो हमें वो उद्देश्य बताना जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। समीक्षा होता है उनको देखना, बुराई करना थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 आज की क्लास का हमारा, अध्यापिका द्वारा केवल विद्यार्थी के व्याकरण का परीक्षण करने में सहायक है मानक संदर्भित परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, मौखिक परीक्षण, या फिर कसौटी संदर्भित परीक्षण। हमें उसके सिर्फ व्याकरण का परीक्षण करना है, तो इसके लिए हमें कौन सा परीक्षण सबसे ज्यादा सहायक होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कसौटी संदर्भित परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 आज की क्लास का हमारा, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, औपचारिकता पत्र लिखना, या फिर किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 आज की क्लास का हमारा, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? अगर हमें सुनना और बोलना कौशल में विकास कराना है किसी बच्चे के, तो कौन सी विधि अपनानी होगी हमें? कहानी कथन और श्रुत लेख, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले और समाचार वाचन, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 आज की क्लास का हमारा, एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? कविता का चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उसकी ओर संकेत करके कविता जोर जोर से पढ़ेंगे कि सामने एक पोस्टर लगा दिया और बच्चे जोर जोर से पढ़ेंगे इशारा करके उसकी ओर। कविता को टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा सके, या कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके, या एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे, पाठ करवाएंगे ताकि सभी बच्चों की समझ में आ जाए। साथ ही समावेशी कक्षा समझते हैं। समावेशी कक्षा क्या होती है? समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा का संयोजन होता है, उसमें ऐसे बच्चे होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं, जैसे किसी को कम सुनाई देता है वो बच्चे भी उसमें होंगे, किसी को दिखाई कम देता है वो बच्चे भी उसमें होंगे। तो समावेशी कक्षा वह कक्षा होती है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कि कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे। भाई जिसको सुनाई नहीं दे रहा उसके पास जाकर सुनाएंगे, जिसको दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा उसको पास उसको चार्ट को ले आएंगे और फिर उसको सुनाएंगे, यानी कि सबको अलग अलग विधियों का उपयोग करके हम उसका पठन करवाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 आज की क्लास का हमारा, पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्ति पढ़वाएंगे, या बच्चे से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे कि जिससे उच्चारण की जांच हो सके। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण की अच्छे से जांच हो सके। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, आकलन एक सतत प्रक्रिया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रविधि, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन, प्रविधि, सामग्री, शिक्षक और कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि, विषय वस्तु, शिक्षण, पाठ्य सामग्री और प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि, विषय वस्तु, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक और कक्षा में सुधार का समर्थन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में कौन सहायक होगा? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने से,
भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने या भाषा की प्रकृति प्रकार को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे आज की क्लास के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी बटन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन साथियों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।